पाकिस्तान के दो सूबों में सिक्योरिटी के मखदूश हालात, एक में फौजी ऑपरेशन का ऐलान, माजी में दहशतगर्दी से निपटने के लिए किए गए ऑपरेशंस के तजुर्बे से क्या सबक लिए गए, बात करेंगे आज के व्यू 360 में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाके ज़िला कुर्रम में सिक्योरिटी एहलकारों की हिफाजत में जाने वाली मुसाफिर बसों पर फायरिंग के दो वाक़यात में कम अज़ कम 8 ख़वातीन समेत 41 अफराद हलाक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए हैं। गुज़िश्ता माह भी मुबैना तौर पर फ़िरका वाराना तसादुम में 16 अफराद हलाक कर दिए गए थे। अगर हम ज़िला कुर्रम से बाहर निकल कर पाकिस्तान के बाकी इलाकों को देखें तो खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में आए रोज़ पुरतशद्दुद वाक़यात हो रहे हैं। इनमें फ़िरकावारियत की बुनियाद पर तशद्दुद और अलहदगी पसंदों के हमले भी शामिल हैं और इसी हफ्ते बन्नू में 1 दर्जन सिक्योरिटी एहलकार हलाक कर दिए गए और इससे पहले कोयटा रेलवे स्टेशन पर होने वाले हमले में 26 अफराद को हलाक कर दिया गया। इस्लामाबाद बेस्ड थिंक टैंक पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ के आदाद व शुमार के मुताबिक इस माह के पहले 20 दिनों के दौरान सिक्योरिटी इदारों के 55 एहलकार मुख्तलिफ हमलों में अपनी जानें गंवा चुके हैं। दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के पीछे अमूमन अस्करियत पसंद गिरोह, तहरीक तालिबान, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बाज़ छोटे गिरोह बताए जाते हैं। इसी हफ्ते पाकिस्तान की हुकूमत ने बलोचिस्तान में एक और फौजी ऑपरेशन का ऐलान किया, जिसको कहीं फौजी ऑपरेशन और कहीं इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ कहा जा रहा है। इससे पहले हुकूमत ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की बातें भी कर चुकी है, लेकिन पाकिस्तान की सिक्योरिटी इदारों की कार्रवाइयों को अगर हम देखते हैं तो अपनी जगह रही ये, लेकिन इंतहा पसंदी, फ़िरकावारियत और दहशतगर्दी मुल्क के एक बड़े हिस्से को अपनी लपेट में लिए हुए है। इसका हल क्या है? क्योंकि माजी में होने वाले मुतअद्दिद फौजी ऑपरेशन से मुल्क के इन हिस्सों में अमन तो कायम नहीं हो सका। इसी हल और इन इलाकों के मसाइल पर बात करेंगे आज के व्यू 360 में। सबसे पहले आज अगर हम बात करते हैं जिस तरह मुख्तलिफ हलकों की तरफ से मुल्क में ऑपरेशन की, फौजी ऑपरेशन की, टारगेटेड और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस की बात की जा रही है। बलूचिस्तान में इस हवाले से कुछ कार्रवाइयाँ हुई भी, उन पे आज रिपोर्ट भी किया गया, लेकिन केपी में जो सूरत हाल है उस पर पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी की ख़राब सूरत हाल के बावजूद फ़िलहाल वफाकी हुकूमत का ऑपरेशन का कोई मनसूबा नहीं है। बलूचिस्तान में हालात जो मुख्तलिफ हैं, लेकिन केपी के अंदर जो है सो वहाँ पे हुकूमत को जो है ऑपरेशन जो है खुद भी करना चाहिए, लेकिन हुकूमत का जो इनएक्शन है दैट इज़ एक्चुअली जो है वो एक इमदाद करने के हम बाज़ औक़ात अमली तौर पर इमदाद करते हैं, बाज़ औक़ात जो है इनएक्शन से भी इमदाद करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि केपी की हुकूमत जो है वो अपने इन एक्शन से वैसे ना वो वर्बली कंडेम कर रहे हैं, ना वो उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन ले रहे हैं। एक्शन तो वहाँ में फौज ले रही है। अब कल वाला जो वाक़या हुआ है, जो जिसकी पारासिनार वाला वाक़या, उसकी मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशन आ रही। बाज़ लोग जो है उनको ये इस वाक़े को जो है वो मुख्तलिफ एंगल से जो है उसको एनालाइज कर रहे हैं। मैं इस वक्त वो कंक्लूसिव बात नहीं कर रहा कि उसकी पुष्ट बनाई या उसके पीछे कौन कारफरमा थी। कोविडें जो हैं जो रेगुलर हैं, जो दूसरे तीसरे दिन जो है अफ़गानिस्तान से आके जो कर रहे हैं वो हैं, या और कुव्वतें हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि वहाँ की सियासी हुकूमत जो है वो इस चीज़ को की कॉग्निजेंस लें, इसलिए इस चीज़ को जो है रोकने में जो है कलीदी किरदार अदा करे। वफाक जो है पाकिस्तान की अफवाज जो हैं, दूसरे जो अदारे हैं, रेंजर या ऑफिशिया या एनसी जो है वो उनकी पूरी मदद करेगी। लेकिन अफसोस की बात जो है कि जो केपी की हुकूमत जो है वो बिल्कुल इस किस्से में बिल्कुल उसकी कहते हैं एक पालच ज़्यादा उनकी एटीट्यूड सब। लेकिन जो बाखर अभी जो जिस तरह से बाराचनार का अटैक हुआ उसमें एज ए डिफेंस मिनिस्टर आप क्या समझते हैं, कोई ऐसी वफाक की सतह पर पाकिस्तान फौज की कोई ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जिससे तो आपके ऊपर पर बेटा मैं इसको सोचा जा सकता है, लेकिन इस वक्त मैं नहीं समझता कोई कंटेम्पलेट किया जा रहा है इस किस्म की कुछ चीज़। लेकिन ये ऑप्शन तो हमेशा फ़ौज का जो इस्तेमाल जो है जब जिसमें खुसूसन जिन उसमें
اٹیکس میں جو ہے فورن انٹرونشن بھی ہو یا فورن بیکنگ بھی ہو، وہ فوج جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اس چیز کو ٹیکل کرے گی، ڈیفینیٹلی کرے گی. لیکن اس وقت میں بالکل آپ کو یقین دہانی کرا رہا ہوں کہ اس قسم کا کوئی پلان ابھی تک. خیبر پختونخوا کے ضلع کرم میں اس سال اگست کے مہینے سے شروع ہونے والے فرقہ وارانہ فسادات میں اب تک تقریباً 100 کے قریب ہلاکتیں ہو چکی ہیں اور زخمیوں کی تعداد اس کے علاوہ ہے. اس علاقے میں کیا فرقہ واریت اور قبائل کی دشمنی ہی یہاں امن و امان میں خرابی کی وجہ ہے یا کوئی اور عوامل بھی اس میں شامل ہیں؟ اس بارے میں مختلف حلقے مختلف رائے رکھتے ہیں. اگر ہم ٹپکل سیکیورٹی اہلکاروں سے بات کرتے ہیں، اسلام آباد بیس یا پنڈی بیس سیکیورٹی اہلکاروں سے بات کرتے ہیں یا حکام سے بات کرتے ہیں، تو جو خبریں یہاں پہ پرسیو کی جاتی ہیں یا انفارمیشن یہاں پہ پرسیو کی جاتی ہے، ان کا انالیسس بہت مختلف ہوتا ہے. اگر ہم اسی علاقے کے کسی بھی فرد سے، کسی بھی انالسٹ سے، کسی بھی تجزیہ کار سے یا صحافی سے بات کریں تو جو انفارمیشن وہاں پرویل کر رہی ہوتی ہے وہ بہت، اور پرسیپشن کے حوالے سے خاص طور پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو بہت مختلف ہوتی ہے. اب تک کے جو واقعات ہوئے ہیں اس سال میں، جب ہم بات کر رہے ہیں سیکیورٹی کی، تو کے پی سے لے کر خیبر پختونخوا سے لے کر بلوچستان تک مسلسل اس طرح کے واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں. جس طرح سے ابھی خواجہ آصف کہہ رہے تھے کہ یہ دیکھنا ہوگا کہ اس میں کیا بارڈر پار سے کوئی کارروائی ہو رہی ہے، وہاں سے کوئی فیکٹرز جو ہیں، وہاں سے کوئی عناصر جو ہیں وہ ان کارروائیوں میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں یا حصہ ڈال رہے ہیں، یا وہ آ کے کر رہے ہیں، یا لوکل جو ہے وہ لوکلی گرون ہے، یہ سب کچھ جو ہے. لیکن اگر خواجہ آصف کی طرف سے جس طرح سے کہا گیا کہ آپریشن ابھی تک فوج کی طرف سے، فوج کو انوالو کرنا پڑے گا تو کیا جائے گا، لیکن ابھی تک فوج یا حکومت ایسا کوئی آپریشن پلان نہیں کر رہی جہاں تک خیبر پختونخوا کی بات ہے. جب ہم بلوچستان کی بات کرتے ہیں تو آج کچھ اس حوالے سے کوئی 4 سے 5 دہشت گردوں کی خبریں مختلف حلقوں کی طرف سے آئیں. حکومت کی طرف سے کہا گیا کہ 4 دہشت گردوں کو جو ہے وہ ڈھونڈ کر مارا گیا ہے. ٹارگیٹڈ بیسڈ جو انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں تھیں ان میں بلوچستان سے بات کی گئی خاص طور پہ اس لحاظ سے. اور اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ کے پی کے علاوہ ابھی جو ریسنٹ اٹیک ہوا جس میں 1 ڈزن تقریباً 12 سیکیورٹی اہلکاروں کو مختلف چیک پوسٹ پر، اور یہ جو ایسی چیک پوسٹس ہیں جن میں مختلف سیکیورٹی فورسز کے اہلکار ایک چیک پوسٹ پہ موجود ہوتے ہیں، ان سب کو ٹارگٹ کیا گیا. اس کے علاوہ جو کوئٹہ کا ایک اٹیک تھا، کوئٹہ ریلوے اسٹیشن کا، اور جس طرح کی ہم بات کر رہے ہیں اب تک کی سیکیورٹی آپریشنز ملک میں جس طرح پلان ہوئے اور مسلسل ہوتے رہے. تو فخر کاکا خیل ہمیں اس وقت جوائن کر رہے ہیں جو کہ سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، پاڑا چنار کور کرتے ہیں اور اوورال ان ایریاز پہ بات کر رہے ہوتے ہیں. اس پہ اپنی کتاب بھی لکھ چکے ہیں، ابھی ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن مین وائل اس وقت جو ہے اگر ہم اوورال بلوچستان کی بات کرتے ہیں اور جس طرح کی سچویشن اب تک ہمیں بنتی نظر آتی ہے بی ایل اے کے اٹیکس کے بعد یا بی ایل اے کے سب گروپس جو ہیں ان کے اٹیکس کے بعد، چائنیز کی طرف سے کنسرنز اپنی جگہ شو کیے گئے. اور جب ہم بات کر رہے ہیں اس لحاظ سے کہ جو حکومت ہے اس وقت، صوبائی حکومت جو ہے وہ اس پہ کیا رائے رکھتی ہے، اس پہ بھی آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے. لیکن اگر ہم سب سے پہلے کرم چلتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس وقت جو سچویشن وہاں پہ بنی کل، جس طرح سے کرم میں جو اٹیک ہوا بسز پہ، اس کے بعد وہاں پہ اس وقت کیا صورتحال ہے، کیونکہ کچھ کشیدگی کی خبریں اب وہاں رپورٹ ہو رہی ہیں. علی افضل جو ہیں وہ جیو کے ساتھ رپورٹ کرتے ہیں، لیکن اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہوں گے کچھ دیر میں، اور فخر کاکا خیل بھی ہمیں جوائن کر رہے ہوں گے. فخر بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا اس معاملے میں. کیا یہ حالیہ ہلاکتیں، اور کچھ دیر پہلے ہم نے خواجہ آصف سے بات کی، خواجہ آصف سے جو بات ہو رہی تھی اس میں انہوں نے کہا کہ کے پی حکومت کو دیکھنے کی چیزیں ہیں، کے پی حکومت کے کرنے کے کام ہیں، اور وفاق نے ابھی تک کوئی آپریشن پلان نہیں کیا کے پی میں، خاص طور پہ کل کے واقعے کے بعد یہ بات ہو رہی تھی. آپ کی کیا اوپینین ہے اس پہ؟ دیکھیں، اس جو نئی جنگ ہے اگست 2021 کے بعد جب امریکی اتحادی افواج کا انخلا ہوا افغانستان سے، اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نئی جنگ ہے اس کی مختلف جہتیں ہیں، اور یہ نہ صرف وفاقی حکومت اور وفاق کے ذیلی ادارے، خیبر پختونخوا حکومت، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عالمی برادری کو ایک نئے بحران کا سامنا ہے، اور اس میں ان تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو مل کر کام کرنا ہوگا. جہاں تک وفاقی وزیر دفاع کی سٹیٹمنٹ کا تعلق ہے، وہ اس کو ایک پولیٹیکل ایشو کے طور پر دیکھتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ غالباً ان کی نگاہ میں
जो नए ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो नहीं है। जैसा कि कल के वाक़ये को ले लें कुर्रम का, इसके 3 परतें हैं। एक इसका है जो मुकामी इसकी डायमेंशन है, जो ज़ाहिरी बात है इंज़माम के बाद जिस तरीके से इन ख़ित्तों को चलाया गया, जो साबिक़ पाटा थे और लैंड रिफॉर्म्स ना होने की वजह से जो मुकामी कबाइल के बीच में लैंड डिस्प्यूट थे, उसने बिलाखिर सेक्टेरियन इशू की शक्ल इख्तियार कर ली। इस तरीके से इस सानहे के या इस तरह के जो सानहात कुर्रम के कॉन्फ्लिक्ट की मैं बात करता हूँ, उसका एक डायमेंशन इलाकाई भी होता है, क्योंकि ये वो रास्ता है जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच मुख्तसर तरीन रास्ता है, इस्लामाबाद और काबुल के बीच में। और इसी की यही स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है कि हमने अफ़गान जिहाद में देखा कि जो यहाँ से लोग जाते थे उनके लिए पसंदीदा तरीन रास्ता खरलाचे, जो कुर्रम और पक्तिया के बॉर्डर के बीच में है, ये वाला रास्ता था। और अगर उस वक्त की आप लिटरेचर देखें, इसको पैरट्स बीक के नाम से भी याद किया जाता था। ये वाहिद डिस्ट्रिक्ट है कबाइली जो 3 अतराफ से अफ़गानिस्तान के साथ सरहद शेयर करता है और सिर्फ एक तरफ पाकिस्तान की तरफ। और हमने माजी में 80s के अर्ली 80s में हमने जो अफ़गान जो अरब मुजाहिदीन का फर्स्ट कैंप था, वो भी इसी खित्ते में हमने इसको देखा। तो एक इलाकाई इसकी इम्पोर्टेंस है और तीसरी इम्पोर्टेंस इसकी ग्लोबल है, चूँकि इराक़ और सीरिया के बाद जिस तरीके से वहाँ के जंगजू ने अफ़गानिस्तान का और पाकिस्तान का रुख किया, मैं ख़ुसूसी तौर पर जिक्र करूँगा जो ईरान की हिमायती तंजीमें जैसे ज़ैनबियून ब्रिगेड, जिसमें ज़्यादातर यहाँ के कुर्रम के और बलूचिस्तान के और पंजाब के जो अहले तशीब मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान हैं, उनको भर्ती किया जाता रहा और उनको फिर सीरिया और इराक़ में दाइश के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया। और अब हम जो जिस तरह मैंने जिक्र किया पोस्ट अगस्त 2021 सिचुएशन, यूएन की भी रिपोर्ट है और हमारे हसास इदारों की भी रिपोर्ट है कि दाइश किसी न किसी शक्ल में इस खित्ते में मुतहर्रिक है। तो ऐसे में जब ये 3 डायमेंशन के साथ इतना कम्प्लेक्स सिचुएशन बन चुकी है, मैं ये नहीं समझता कि इसको सिर्फ आप मकामी या गवर्नेंस का इशू कर लें या पुलिस लॉ एंड ऑर्डर के इशू से इसको जोड़े, इसको हमें तो आप समझते हैं कि ये डीप रूटेड इशू है। फ़खर, जो अब तक आपने एक कॉम्प्रिहेंसिव एक मैप हमें बताया जिस तरह की सिचुएशन वहाँ पे है और जो अब तक हिस्टोरिकली होता रहा है और अब क्या हो रहा है, तो तारीखी तौर पर इस ज़िले में जब कभी अमन कायम हुआ है तो किस फार्मूले के तहत था? देखिए, हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। जो सेक्टेरियन रूट्स हैं, जाहिर बात है उसको जाने बिना उनके हम सलूशन के ऊपर बात नहीं कर सकते। बदकिस्मती से जो हालिया तारीख़ है, इसका आगाज़ भी साबिक फौजी सदर जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने में हुआ, जब उस वक्त अहले तशी के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तहरीक निफाज़े निज़ाम जाफरिया उसकी बुनियाद मुफ्ती जाफर हुसैन ने रखी। ताहम अलालत के बायस और उनकी इंतकाल के बायस फिर एकदम एक नया मोड़ आ जाता है। जब अफ़गान जिहाद अपनी पीक की तरफ बढ़ रहा होता है, उसी वक्त इसी इलाके यानी कुर्रम से ताल्लुक़ रखने वाले जो अहले तशी से ताल्लुक़ रखने वाले अल्लामा आरिफ हुसैन अल हुसैनी थे, वो उस तंजीम की सरबराही इख्तियार कर लेते हैं और उसके बाद उनके जो फैसले थे, उनकी जो अफकार थी, वो निस्बतन उसमें शिद्दत पसंदी का रुझान ज़्यादा था। जब अफ़गान जिहाद पीक पर थी, जैसे कि मैंने शुरू में अर्ज़ किया, यही वो बुनियादी रास्ता था जो जहाँ से असलहा और मुजाहिदीन अंदर पहुँचाए जाते थे। और उसके बाद हमने देखा कि अगस्त 1988 में अल्लामा आरिफ हुसैन अल हुसैनी उसका कत्ल कर दिया जाता है पेशावर में, और उसका इल्ज़ाम बराह रास्त जनरल ज़ियाउल हक के करीबी साथी साबिक गवर्नर जनरल फजल हक के ऊपर लगाई जाती है और फिर 1991 में उसका भी कत्ल कर दिया जाता है। तो ये वो जो अफ़गान जंग से इसकी नमूद हुई। फिर हमने देखा कि जब एक और फौजी आमिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ अन्नान इक़्तिदार संभालते हैं, अफ़गानिस्तान में इंतशार है, तब 2006-7-8 में बड़े पैमाने पर फसादात होते हैं। उन फसादात में एक नाम आता है हाजी हैदर का, जो बाद 2010 में इराक चले जाते हैं और ईरान वहाँ पर अल-कुद्स फोर्स का हिस्सा बनते हैं। फिर 2013 तो फ़खर, हम ओरिजिनली अगर हम बात करें तो आप जिस तरह से बता रहे हैं कि पिछले एटलीस्ट 4 दहाइयों से मुसलसल और ख़ास तौर पे अफ़गान वॉर के बाद, अफ़गान सोवियत वॉर के बाद से सूरत हाल यहाँ पे इसी तरह की रही है। क्विकली एक चीज़ अगर बता सकें, हुकूमती रिट है इस इलाके में अब बाकी?
देखें, जैसे कि मैंने अर्ज किया, 6-7-8 में जब ये फसादात अपनी इंतहाओं पर पहुंचे और पहली दफा जो अपर कुरम से सुन्नी कबाइल ने इनखिला किया, वो बाहर निकल आए और इसी तरीके से तकसीम हो गए शिया और सुन्नी इलाकों में। अब प्रॉब्लम यह है कि वो उधर जा नहीं सकते, लेकिन 2008 में एक अमन मुआहिदा हुआ जिसको मरी अमन मुआहिदे के नाम से याद किया जाता है। पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने उसकी बैकिंग की और वह एक कामयाब मुआहिदा था। ताहम बादशाह जब ये ज़मीनों की तकसीम हुई और इंज़िमाम हुआ, तो बदकिस्मती से सिविल इदारे यानी पुलिस का महकमा, एडमिनिस्ट्रेटिव इदारे, कमिश्नर हाउसेज और इसके साथ साथ अदलिया का निज़ाम वो फाल नहीं रहा। और अब हम देख रहे हैं कि हुकूमती रिट लम्हा बलम्हा कमजोर होती जा रही है। हुकूमती रिट आप कहते हैं कि कमजोर हो रही है, पर हमला किया सिक्योरिटी गया, काफिले पे हमला हुआ है। अलार्म। बहुत शुक्रिया फ़खर, आप हमें बता रहे थे कि इस वक्त इलाके की क्या सूरत हाल और माजी क्या है और अब तक किस तरह से इस इलाके में पूरी कशीदगी जो यहाँ तक अगर पहुँची है तो उसका बैकग्राउंड क्या है। बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने का। पाकिस्तान की हुकूमत ने बलूचिस्तान में एक फ़ौजी ऑपरेशन के मंसूबे का भी ऐलान किया है, जिसके बाद सूबे की कौम परस्त और सियासी जमातें फ़ौजी कार्रवाई से मुतालिक अपने खदशात का इजहार कर रही हैं। मुर्तज़ा ज़ाहरी इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं। इस वक्त मैं कोयटा रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ, जहाँ रवा माह के पहले हफ्ते के दौरान एक खुदकुश बम धमाके में सिक्योरिटी फोर्सेस समेत 26 अफराद हलाक जबकि 60 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए थे। इस बम धमाके की जिम्मेदारी कलदम बलोच अलहदगी पसंद तंजीम BLA ने कबूल की थी। महकमा दाखिला बलूचिस्तान के ज़राए के मुताबिक सूबे में रवा साल के पहले 9 माह के दौरान पुरतशद्दुद वाक़यात में अब तक 200 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। सूबे में बदअमनी के बढ़ते हुए वाक़यात के खिलाफ पाकिस्तान में नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी ने बलोच अलहदगी पसंद तंजीमों ब्रास, BLA, BLF और मजीद ब्रिगेड के खिलाफ जामे ऑपरेशन की मंजूरी दी। हुकूमत और अस्करी क़यादत की जानिब से ये फैसला ऐसे वक्त पर सामने आया है कि जब बलूचिस्तान और मुल्क के दीगर शहरों में बलोच अलहदगी पसंद ग्रुपों की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेस और चीनी बाशिंदों पर हमलों में इजाफा हुआ है। बलूचिस्तान में फ़ौजी ऑपरेशन के ऐलान पर सूबे की सियासी और कौम परस्त जमातें खदशात का इजहार कर रही हैं। बलूचिस्तान की कौम परस्त सियासी जमात नेशनल पार्टी के सरबराह और साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने इस फैसले की मुखालफत करते हुए कहा है कि बलूचिस्तान के मसाइल का हल फ़ौजी ऑपरेशन नहीं बल्कि इसके लिए और रास्ते तलाश करने चाहिए। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन गुलाम नबी मरी ने कहा है कि बलूचिस्तान में पहले ही फ़ौजी ऑपरेशन जारी है और लोगों को मुबैना तौर पर लापता किया जा रहा है, जिसकी वजह से सूबे में पार्लिमानी सियासत पर यकीन रखने वाले अफराद की तादाद में कमी हो रही है। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि पाकिस्तान बनने के बाद ये बलूचिस्तान में अपनी नौइयत का छठा बड़ा फ़ौजी ऑपरेशन है। इनके मुताबिक बलूचिस्तान में फ़ौजी ऑपरेशन का मकसद अवाम और गैर मुल्की शहरियों बिलखुसूस चीनी बाशिंदों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराम करना है, लेकिन वो ये भी समझते हैं कि हुकूमत को बातचीत के दरवाजे भी खुले रखने चाहिए। दूसरी जानिब बलूचिस्तान हुकूमत और इसकी इत्तेहादी जमातों की जानिब से इस फैसले की हिमायत भी सामने आ रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सरदार अब्दुल रहमान केतरान ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि बलूचिस्तान हुकूमत दहशतगर्दों के खिलाफ किसी भी कार्रवाई में वफाकी हुकूमत और अस्करी क़यादत को हर मुमकिन ताउन फराम करेगी। इंसानी हकूक़ की तंजीम ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमत की जानिब से बलूचिस्तान के मसले को हल करने के बजाय मज़ीद सख्त कार्रवाइयों पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। मुर्तज़ा ज़हरी, वॉइस ऑफ अमेरिका, कोयटा। पाकिस्तान के सिक्योरिटी मसाइल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है न्यूयॉर्क से तजज़ियाकार जहांगीर खटक ने। उनसे एक ओवरव्यू लेते हैं और एक एनालिसिस लेते हैं। जहांगीर, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने का। इस वक्त अगर हम सूरत हाल की बात करें जो कि पाकिस्तान को सिक्योरिटी के मामलात में दरपेश है, कितना तशवीशनाक है ये? बहुत शुक्रिया। बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है। देखिए, पाकिस्तान में रियासती रिट ख़त्म हो रही है। बलूचिस्तान की बात करें, खैबर पख्तूनख्वा की बात करें या कहीं पे भी है, इस्लामाबाद की बात करें, रियासती रिट कहीं नज़र आ रही है आपको? कंटेनर उठा के लगाना या लोगों पर तशद्दुद करना, ये रियासती रिट नहीं होती है। रियासती रिट वो होती है जो कि जहाँ पर के कुर्रम जैसे वाक़यात नहीं होते। ये जो मुसलसल बहस हो रही है, कभी हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब आ जाते हैं कि जी वो अफ़गानिस्तान से लोग आ रहे हैं, कभी कोई और आ जाता है, अपने बयानात देते हैं
اور بیسیکلی یا تو ایشو کا جو سورس ہے اس کو ایکسٹرنلائز کر دیتے ہیں اور اپنے کپڑے جھاڑ کے آگے چل پڑتے ہیں، یا پھر جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کو سیاسی رنگ دے دیتے ہیں کہ جی یہ فلانی گورنمنٹ کا بھی کے پی کا مسئلہ ہے اگر یہ کرم کا سوال ہے تو. لیکن جو اصل ایشو ہے جس میں ریاست بحیثیت پاکستان کی جو ریاست کا جو کردار ہے وہ کہیں نظر نہیں آتا. آپ نے کبھی دنیا میں سنا ہے کہ ایک چھوٹا سا واقعہ بھی ہوتا ہے کہتے ہیں جی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنا دی ہے؟ ارے بھائی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی ضرورت کیا ہے؟ جب ادارے خود کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیمز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ خود بخود وہ چیزوں کو روک رہے ہوتے ہیں، ان کا کام ہی یہ ہے. اور اگر کوئی کام نہیں کرتا تو ان کو نکال باہر کر دیتے ہیں. لیکن اگر آپ اس قسم کے جو میں انہیں ڈرامہ ہی سمجھتا ہوں کیونکہ ہماری آج تک کبھی ان چیزوں نے کچھ فائدہ نہیں پہنچایا. آپریشنز کیے ان کا لیکن کچھ فائدہ نہیں. کیوں؟ آپریشنز تو ہوئے خارق صاحب، آپریشنز لیکن تو کیوں ہوئے ہوئے؟ اور مسلسل ہوئے، اس کے بعد کیوں اس میں ہوئے؟ سے فلٹر آؤٹ کی گئی چیزیں اسی وجہ سے کہ دیکھیے، ان علاقوں میں جو ہے وہ کسی طرح سے امن قائم کیا جا سکے. پاکستان کی بارڈرز کس کے ہاتھ میں؟ کون کنٹرول کرتا ہے پاکستان کی بارڈرز؟ کس نے پاکستان کی بارڈر پر باڑ لگائی تھی؟ کس نے پاکستانی ٹیکس پیئرز کا ہنڈریڈز آف بلینز آف روپیز لگایا تھا؟ کس نے لگایا تھا؟ کس نے ہمیں یہ ایشورنس دیا تھا کہ ہم یہ باڑ لگائیں گے پاکستان محفوظ ہو جائے گا؟ کیا پاکستان محفوظ ہوا؟ کس کی یہ ذمہ داری تھی کہ ان علاقوں میں آج بھی پاکستان کی ہزاروں کی تعداد میں فوج موجود ہے؟ کہاں تھی وہ فوج؟ کہاں تھے وہ ہمارے ادارے؟ کہاں تھی وہ ہماری جو انویسٹیگیشن ٹیم نہیں بلکہ جو ہماری انٹیلیجنس آرگنائزیشن ایک نہیں دسیوں ہیں، کہاں تھی وہ؟ کیا ڈیڈ اے سنگل ہیڈ رولڈ؟ نو. کیا آج تو آپ کے خیال میں رسپانسبلٹی جو ہے وہ فکس نہیں کی جا رہی؟ کبھی ہوئی نہیں ہے. تو خیبر پختونخوا میں خالق صاحب کچھ لمیٹڈ ٹائم ہم آج اس پہ جو بات کر رہے ہیں، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے سیکیورٹی مسائل کتنے مختلف ہیں ایک دوسرے سے؟ کیا کوئی مماثلت ہے کسی لیول پہ ان میں؟ دیکھیے، مماثلت اس طریقے سے تو ہے کہ ریاست کی موجودگی میں اگر دہشت گرد پنپ رہے ہیں اور ریاست کی موجودگی میں اگر دہشت گرد مختلف علاقوں میں کھلے پھر رہے ہیں تو مماثلت تو ہے. ہاں، وجوہات مختلف ہیں لیکن جو ٹارگٹ ہے وہ ایک ہی ہے. ٹارگٹ عام پاکستانی ہے. ان کو تحفظ دینا پاکستانی ریاست کا فرض ہے. یہ سنت نہیں، یہ فرض ہے. اور اگر وہ اس پہ کام نہیں کر رہے تو اس کے جو اوور آل سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے اس میں کیا ہو رہا ہے؟ اس میں پاکستانی انسٹیٹیوشنز میلٹ ڈاؤن ہو رہے ہیں، انسٹیٹیوشنل میلٹ ڈاؤن ہو رہا ہے. دیکھیے، پولیس کی بات ہو رہی ہے 2018 میں 2018 میں 25th امینڈمنٹ پاس ہوتی ہے. جو ہمارے ٹرائبل ایجنسیز تھیں وہ مرجر ہو گیا ان کا خیبر پختونخوا میں. فیڈرل گورنمنٹ نے وعدہ کیا کہ ہم 110 ارب روپے ہر سال صرف ان علاقوں کی ترقی اور یہاں پر سول انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کرنے پر لگائیں گے. پیسے ملے؟ جائیں ان لوگوں سے پوچھیں. وہاں پر جو پولیسنگ کا نظام ہے اس کو انہوں نے ایوالو کیسے کیا؟ جتنے خاصہ دار سے جو پراپرلی ٹرینڈ لوگ نہیں ہوتے ہیں ان کو اٹھا کے آپ نے پولیس بنا دیا. اور وہ پولیس تھانے وہاں پر موجود ہیں لیکن کیا وہ تیار ہیں یہاں پر امن عامہ کے لیے؟ اس علاقے کی ڈائنامکس ہی بالکل مختلف ہے. کیا اس کے لیے کوئی تیاری ہوئی؟ نہیں ہوئی. ہمارے پاس سمپل سولوشن ہے، جی جا کے آپریشن کر دو، گولے برسا دو. اگر سیاسی مسئلہ ہے اس کا بھی مسئلہ گولا ہے، اور اگر کوئی دہشت گردی کا مسئلہ ہے اس کے لیے تو آپ کو ہمیشہ تیار ہونا چاہیے. اس کے لیے تو آپریشن کی ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ریاست جب کام کرتی ہے تو آپریشنز ہر وقت چلتے ہیں، وہ کہیں بھی رکتے نہیں ہیں. اس کے لیے آپ کو پھر نئے بجٹ لانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. جب ادارے کام نہیں کر رہے ہوتے تو پھر یہ سب کچھ ہوتا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ تو آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی پاکستانی ریاست جو ہے اس کو ریٹ قائم کرنے کے لیے بہت زیادہ ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ جہانگیر خٹک، آپ ہمارے ساتھ تھے. ناظرین، اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.